बेहतर भविष्य की खातिर रबड़ का ये पेड़ काटा जा रहा है। 80 साल के किसान थॉमस कट्टाकायम सालों पहले रबड़ का बिजनेस छोड़ चुके थे। केरल में वो पर्यावरण के लिए काम करने वाले शुरुआती कार्यकर्ताओं में से हैं। केरल में रबड़ की पैदावार 1950 के दशक में शुरू हुई थी। कभी ये फलता फूलता सेक्टर था, लेकिन अब ये आर्थिक और पर्यावरणीय संकट झेल रहा है। कट्टाकायम ने रबड़ के बजाय कटहल लगाना शुरू किया, जो केरल की भोजन परंपरा का प्रमुख हिस्सा रहा है। सबसे दुर्लभ नस्ल वाले देसी कटहलों के लिए मैं पूरे केरल में घूमा, उनकी बड ग्राफ्टिंग की और उन्हें घर के नजदीक लगाया। 2016 में 1.5 एकड़ जमीन पर रबड़ की फसल हटाकर मैंने कटहल की 140 प्रजातियों की कलम लगा दी। तभी मैंने अपना लक्ष्य तय कर लिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा कटहल जीन बैंक बनाऊंगा। लेकिन केरल में 10 लाख किसानों की रोजी रोटी अब भी रबड़ से चलती है। पेड़ पर सफाई से चीरा लगाकर उसका रस यानी लेटेक्स तने से जुड़े छोटे कपों में टपकाया जाता है। कुछ घंटों बाद लेटेक्स को जमाकर उसमें फॉर्मिक एसिड मिलाया जाता है, जिससे वो जम जाता है। पूरी तरह सख्त होने के बाद उस पर रोलर चलाकर रबड़ की शीट्स तैयार की जाती हैं। फिर उन्हें धोकर सुखाने के लिए टांग दिया जाता है। कच्चे लेटेक्स के मुकाबले रबड़ की चादरों पर अभी सिर्फ प्रति किलो करीब 25 रुपये ही ज़्यादा मिलता है। सही मजदूरी और कुशल कारीगर नहीं होने से रबड़ शीट के उत्पादन में गिरावट आई है। लेटेक्स उत्पादन भी अब उतने फायदे का काम नहीं रहा। मुनाफा कमाने के लिए हमें कम से कम 250 रुपये किलो का रेट चाहिए, लेकिन हमें शीट का करीब 180 रुपये और लेटेक्स का करीब 160 रुपये मिल रहा है। मैं हर सुबह टैप के लिए आता हूँ। 4 दशकों से यही कर रहा हूँ, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के चलते जैसी बारिश होने लगी है, उसमें हमें इस काम के लिए साल में 60 दिन ही मिल पाते हैं, और नई पीढ़ी को तो इस काम में दिलचस्पी नहीं है। भारत का 2/3 रबड़ उत्पादन केरल में होता है। ग्लोबल मार्केट में ये एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, जो सर्जिकल दस्ताने या कार के टायर बनाने में काम आता है। दशकों तक उसका बोलबाला रहा, लेकिन सिंथेटिक रबड़ से मिल रही टक्कर और ज़रूरत से ज़्यादा दोहन असर डाल रहे हैं। रबड़ की एकल फसल से मिट्टी कमज़ोर होती है, जिससे पैदावार घट रही है। अब हमें एहसास हुआ कि हमें पारिस्थितिकीय स्थिरता की कीमत पर रबड़ से आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल हुई थी। मिट्टी की स्थितियां देखें तो जहां भी हमने रबड़ की फसल की 1 या 2 साइकिल पूरी की हैं, वहां मिट्टी की एसिडिटी बढ़ गई और उसका कार्बन कंटेंट भी कम हुआ। नतीजतन उसका स्वरूप बदल गया और उर्वरता में गिरावट आ गई। रबड़ की पैदावार में पोषक तत्व वापस मिट्टी में नहीं जाते, वो लेटेक्स के साथ निकल जाते हैं। कट्टाकायम के बागान में कटहल के अलावा केले और हल्दी के पौधे भी हैं, जिनसे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है। जल प्रबंधन के तहत मैंने पूरे बागान में बारिश के पानी के लिए गड्ढे खोदे हैं। वे कुओं और तालाबों में भूजल को बनाए रखने में मदद करते हैं। वाटर होल्स की बदौलत जल स्तर कभी नहीं गिरा। वार के जॉर्ज ने भी फसल में बदलाव करते हुए रबड़ की जगह रंबुटान और अनानास को अपनाया। रंबुटान का फल स्वाद में थोड़ा लीची जैसा लगता है। साथ ही वो कॉफी भी उगा रहे हैं। उनका लक्ष्य है मिट्टी उपजाऊ बनी रहे और कमाई भी होती रहे।
पहले 3 साल के लिए हमने अनानास को इंटरक्रॉप के रूप में इसलिए चुना क्योंकि उससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, चाहे उसे लीज पर दो या खुद देखो। 3 साल में रंबूटान भी फल देने लगता है, तो पहले 3 साल आपको कुछ कमाई अनानास से होगी और उसके बाद रंबूटान भी कमाई कराएगा। इस तरह आमदनी का चक्र टूटता नहीं है। केरल में साल में करीब 200 दिन बारिश होती है। वार के जॉर्ज समझदारी से इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन केरल के रबड़ किसानों को पूरी तरह ट्रॉपिकल फल की फसल उगाने की जरूरत नहीं। रबड़ की फसल भी रह सकती है, बशर्ते उसे एक उचित कृषि वानिकी तंत्र में जोड़ा जा सके। सारे पेड़ों को हटाने के बजाय कई तरह के पेड़ लगाने चाहिए, जैसे लकड़ी देने वाले पेड़ या फलदार पेड़ जैसे कटहल, आम या ब्रेड फ्रूट। और अगर आप वाकई विदेशी फसलें लगाना चाहते हैं तो रंबूटान या डूरियन लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उनके साथ और भी फसलें लगानी होंगी। केरल को रबड़ या नई विदेशी फसल के बीच चुनाव करने की जरूरत नहीं। किसानों की अच्छी आमदनी के तरीके ढूंढना और पर्यावरण को बचाना ज्यादा जरूरी है।